आप सभी का प्राचीन इतिहास में स्वागत है। तो चलिए समय को न बर्बाद करते हुए तो प्राचीन इतिहास जो है इसके बारे में पढ़ते हैं। इतिहास अतीत के एक घटित घटनाओं का विवरण है जो अतीत में अध्ययन किया जा कहलाता है। मतलब कि जो अतीत यानी जो पिछले समय में बीता हुआ कुछ भी अध्ययन को ही इतिहास कहते हैं। इतिहास का जनक है हेरोडोटस। हेरोडोटस जो है क्या है, इतिहास का जनक जो है कौन है, हेरोडोटस। आगे आते हैं तो इतिहास जो है वो क्या है, प्रो ऐतिहासिक काल हम लोग पढ़े। प्रो ऐतिहासिक काल में इस काल को मानव के किसी लिपि या लेखन का कला का प्रतीक नहीं चला। ठीक है, तो देखो इतिहास जो है वो इतिहास प्रो ऐतिहासिक, अग्र ऐतिहासिक, ऐतिहासिक में बांटा गया। तो प्रो ऐतिहासिक में पाषाण काल है ना, तो पाषाण काल में भी बहुत है। पाषाण काल है ना, पूर्व पाषाण काल, देखो पूर्व पाषाण काल, नवपाषाण, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल में बांटा गया। पहले याद रखो पूर्व ऐतिहासिक में आता है पाषाण काल, जिसको ताम्र काल भी कहा जाता है। और ये पाषाण पाषाण काल में भी पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल आता है। अभी हम लोग इसका बात कर रहे हैं। तो पूर्व ऐतिहासिक को पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल 3 पॉइंट आते हैं। पूर्व पाषाण काल, नवपाषाण काल और नवपाषाण काल आते हैं। पहला आता है प्रो ऐतिहासिक काल में। इस काल में मानव किसी भी लिपि का परिचित नहीं था, मतलब कोई भी लिखा चिखा नहीं पता था। इस कालखंड की जानकारी हमें केवल अवशेषों से पता चलता है, अवशेषों से मिलता है। मतलब जो भी है कंकाल खंड, ये अवशेष जो भी प्राप्त होता है उसी से। अध्ययन की दृष्टि से प्रो ऐतिहासिक काल के 2 खंडों में विभाजित किया गया है, एगो पाषाण काल, एगो ताम्रपाषाण काल। पाषाण काल में भारत के सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट बुश, इंपॉर्टेंट लाइन है, कौन है, रॉबर्ट बुश, कब, 1833 में फूट ने एक पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की। और भारतीय पुरातात्विक का पिता कहने जाने वाला सर अलेक्जेंडर कनिंघम, क्या नाम है, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। अध्ययन की दृष्टि से पाषाण काल को पूरा आगे 3 भागों में बांटा गया। पहला आता है पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। याद रखो पाषाण काल रॉबर्ट ब्रूस फूट पाषाण कालीन सभ्यता का खोज किया, जिसमें पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल आता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल यानी पहला पॉइंट। देखो फिर से समझाते हैं। प्राचीन इतिहास का जनक हेरोडोटस जो है प्राचीन इतिहास के जो पिछले घटनाओं को बताता है उसी को प्राचीन इतिहास बोलते हैं। तो इतिहास जो है प्रो ऐतिहासिक, अग्र ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, ये 3 पॉइंट में है। प्रो ऐतिहासिक, अग्र ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। अब प्रो ऐतिहासिक में भी पाषाण काल और ताम्रकाल आता है। पाषाण काल और ताम्रकाल आता है, इसमें 2 पॉइंट है, पाषाण काल और ताम्रकाल। एगो पाषाण काल, एगो ताम्रकाल। तो पाषाण काल में भी 3 हुआ आता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, और ताम्र युग में यहाँ पे भी देखो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ताम्र युग क्या होता है, ताम्र युग आगे पढ़ेंगे। पाषाण काल में ये हम लोग, तो आज हम लोग इसी के पीछे पढ़ेगा पूरा पाषाण काल। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इसकी काल के अवधि में 20 लाख ईसा पूर्व, जिसको बोलते हैं बीसी यानी बिफोर कॉमन एरा, और 1200 ईसा पूर्व मानी जाती है। इसी समय के मानव में आदि मानव कहा गया है। इसी को क्या कहा गया, आदि मानव का काल इतना से इतना के बीच में आदि मानव। इस काल में मानव का जीवन अस्थिर एवं शिकार से चलता था। कैसे चलता था, स्थिरता या शिकार करके भोजन का संग्रह करके जमा करके करते थे। इस समय वह मानव खानाबदोश था, मतलब जगह जगह खाना जमा करना, एक जगह से दूसरी जगह खाना के तलाश में घूमते रहना, उसी को कहता है खानाबदोश। इस समय मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आग की खोज किस में हुआ, तो पूरा पाषाण काल में। इस समय मानव पत्थर से बड़े बड़े औजार का इस्तेमाल करने के लिए किया करते थे। पत्थर का भी औजार इसमें किया तो पूरा पाषाण काल में। इसी काल में मनुष्य ने सर्वप्रथम चित्रकारी करना भीमबेटका गुफा एक होता था जो कहाँ है, एमपी में। इसी काल में उसे चित्र बना कर रखा जाता था। स्कूली शिक्षा कहाँ होता था, तो ये लोग भीमबेटका में चित्र बना के, जैसे शिकार करते हुए हिरन का या शेर का,
मानव वो बच्चे को लेकर जाकर उसमें शिक्षित करते थे कि जाके देखे किस तरीके से शिकार होता है। ठीक है, तो ये हो गया पूरा पाषाण काल। अब आते हैं मध्य, थोड़ा सा और है सर, इसको खत्म करते अब आते हैं किसमें, मध्य पाषाण काल। दिख रहा होगा मध्य पाषाण काल। यह काल पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच, अब देखो लाइट, यह काल पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच में संक्रमण करता है। मध्य पाषाण जो है इसके पहले पूरा पाषाण काल, इसके पीछे नव पाषाण काल के बीच में करता है। इस अवधि में 1200 ईसा पूर्व से 1000 BC मानी जाती है। इस काल के मानव ने पशु पालन करना, मेन मध्य पाषाण काल में क्या किया, पशु को पालन करना आरंभ कर दिया। इसी समय मानव ने अपने छोटे और नकुले हथियार का प्रयोग करना शुरू कर दिया। और छोटे हथियार को माइक्रोलिथ कहा जाता था। क्या कहा जाता, छोटे हथियार जो बनाते थे वो, उसका नाम होता था माइक्रोलिथ कहा जाता। मनुष्य द्वारा पाला गया सबसे पहला जानवर क्या था, तो कुत्ता, इसी को पालतू जानवर कहा गया। ठीक है, आगे आते हैं। उसके बाद आता है क्या, नवपाषाण काल। मध्य पाषाण काल के बाद आता है नवपाषाण काल। इसका आरंभ होता है इसी काल की अवधि में 1000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व मानी जाती है BC। इसी काल के समय में अस्थायी आवास बना दिया गया और इसी समय मनुष्य ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया और साथ ही विविध पशुपालन को शुरू कर दिया। पहिए की खोज नवपाषाण काल में, मनुष्य इसी काल को ही कहा जाता है नवपाषाण काल। अब हम लोग पढ़ेंगे ताम्रपाषाण काल। जो हम बोले थे ना, प्रो-ऐतिहासिक 2 भागों में, एगो पाषाण काल एगो ताम्रपाषाण काल में बांटा गया। तो वही ताम्रपाषाण काल, देखो फिर से दिखा दे, देखो फिर से दिखा दे, देखो पाषाण का प्रो-ऐतिहासिक, पाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। ठीक है, चलो तो अब हम लोग पाषाण काल खत्म हो गया। ताम्र, इसमें बस याद रखना पूरा पाषाण आग की खोज किया। ठीक है, और 20 लाख ईसा पूर्व से 12 लाख। और मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, तो मध्य पाषाण काल में कुत्ता, इसका पालतू जानवर बन गया, कृषि वृषि। ठीक है, और नव पाषाण काल में क्या, पहिए का खोज हुआ। ठीक है, जिसको माइक्रोलोथ कहा जाता था, औजार जो बनता था। अब आते हैं ताम्र युग, ताम्र पाषाण काल। इस नव पाषाण काल के आखिरी समय में ही ताम्र पाषाण काल युग शुरुआत होता है, यानी जब नव पाषाण खत्म होता था इसी के समय। इस समय मानव में तांबे की खोज कर ली, इसीलिए इसको ताम्र पाषाण काल कहा गया। इस काल में मनुष्य ने पत्थरों के साथ साथ तांबे के उपकरण का उपयोग करना शुरू कर दिया। और सबसे पहला मनुष्य में कौन सा पालतू जानवर पाला गया, तो कुत्ता। क्वेश्चन है, सबसे पहले मनुष्य में कौन सी धातु की खोज की गई, तांबा। सबसे पहले मनुष्य जौ या गेहूं की खेत किया गया। मेहरगढ़ बलूचिस्तान, मनुष्य ने पहली कृषि की। बुर्ज होम जो है कहाँ, कश्मीर में। यहाँ पे मनुष्य जमीन के अंदर गड्ढा खोदकर गर्त आवास में रहा करते थे और मनुष्य के साथ साथ कुत्ते को दफनाया जाता था। ठीक है, कुत्ते को दफनाने का है, यानी मनुष्य अगर मर जाता था उसके साथ उसके कुत्ते को भी साथ में दफना दिया था। इसको जो आर हड़प्पा शब्द हम पढ़ेंगे ना, R37, यानी आर हो गया कब्र, और ये 3 हो गया चौड़ाई, और आर हो गया लंबाई, इस तरीके से। ठीक है, और कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा चावल प्रमाण मिला। और भीमबेटका मध्य प्रदेश, भीमबेटका की गुफाओं में मनुष्य द्वारा बनाए गए सबसे पहले शैल चित्र का प्रमाण मिला। ठीक है, अब आते हैं अग्रऐतिहासिक काल। धीरे धीरे चीज़ को समझते चलते हैं। अब होता है अग्रऐतिहासिक काल। जैसे इतिहास पढ़े, इतिहास 3 भागों में बांटा गया था, प्रो-ऐतिहासिक, अग्रऐतिहासिक और ऐतिहासिक। तो अब आ रहे हैं इसमें भी 2 भागों में बांटा गया था, पाषाण काल और ताम्र युग। तो पाषाण काल हो गया, ताम्र युग हो गया। अब हम लोग आते हैं अग्रऐतिहासिक, दूसरा पार्ट। अग्रऐतिहासिक, इस काल में मानव ने लिपि में परिचित हो थे ये, पर पढ़ा नहीं जा सकता। मतलब इसमें जो थे परिचित थे लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सका। हड़प्पा सिंधु सभ्यता, यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। इसी सबसे पहले जानकारी हड़प्पा की खुदाई के लिए हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 माना जाता है। यह
सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे लंबी शहरी सभ्यता है। चार्ल्स मेमन ने सर्वप्रथम 1826 में, कब, में वेरी इंपॉर्टेंट, चार्ल्स मेमन 1826 में इसकी जानकारी दी थी। और 1921 में तत्कालीन भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने महानिदेशक सर जॉन मार्शल के समय राय बहादुर सिंह साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। आइए हड़प्पा सभ्यता का विस्तार बोला जाए। उत्तर में है जम्मू, जिसको बोला जाता है मांडा, उत्तरी सीमा, ठीक है। और पूरब में हो आलमगीरपुर, जिसको बोला जाता है उत्तर प्रदेश, ठीक है, पूर्वी सीमा। दक्षिण में बोला जाए तो दायमाबाद जो है महाराष्ट्र। पश्चिम में बोला जाए बलूचिस्तान, जिसको बोलता है सुटकोटरडोर, जो पश्चिमी सीमा में है। पश्चिमी, ये याद रखिएगा फिगर से, ठीक है। तो याद रखिए मांडा, आलमगीरपुर, दायमाबाद, बलूचिस्तान, जिसको बोलता है सुल्काडोनर, ठीक है, सुल्कगेंडोर, ठीक है। अरे इसको बलूचिस्तान में है, तब इसलिए जाके जब मिलाएंगे तो ये त्रिभुजाकार में फैला हुआ था, ठीक है। ये देखो मिल गया क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा त्रिभुज है? सिंधु घाटी सभ्यता सामाजिक जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज समरूप मातृ सत्तात्मक होता था, मतलब इसमें जो मुखिया होता था घर का, कौन होता था? माता होता था। और सिंधु घाटी सभ्यता में 4 वर्गों में विभाजित किया गया: विद्वान, योद्धा, व्यापारी, शिल्पकार और श्रमिक। भोजन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। सावधान प्रणाली। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपनी मृतकों को 3 प्रकार से अंतिम संस्कार किया जाता था: पूर्व सावधान, आशिक सावधान और दाह संस्कार। पूर्व सावधान क्या होता था? जिसमें मृतकों को कब्र में दफनाया जाकर परंपरा। और आशिक सावधान यानी मृतकों के शरीर को जंगल में रख देना और पशु पक्षी या मांस को खा लेते थे, या हड्डियों को दफनाया दिया जाता था बाद में। दाह संस्कार, मृतकों को जलाने की परंपरा, जो हिंदू धर्म में माना गया है, ठीक है। अब आते हैं नगर नियोजन। सिंधु घाटी सभ्यता का विश्व में प्राचीनतम सुनियोजित नगर निगम। सुनियोजित मतलब कि एक ढंग से व्यवस्थित से, जैसे अपार्टमेंट घर द्वार बनता है उस तरीक़ा से ढंग से बनाया गया था। चलिए थोड़ा सा सब्र करिए, बहुत जल्दी आप लोग को कवर करवाएंगे हर चीज़, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। ऐसे भी चलते ऐसे, ठीक फट जाएगा नहीं। आइए, पहले हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदड़ो ने मकानों का निर्माण करने की सभ्यता के लिए पक्की ईंट का प्रयोग मिलता है। क्या चीज़ का मिलता है? तो पक्की ईंट का प्रयोग किया। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो मकान को दरवाजे होते थे वह मुख्य सड़क के और ना खुलकर पीछे की ओर खुलता था। याद रखो, दरवाज़ा पक्की ईंट से बना होता था, दरवाज़ा मुख्य की ओर ना खुलकर पीछे की ओर खुलता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सर्वाधिक चौड़ी सड़क मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुई, जिसकी चौड़ाई लगभग 1000 क्या है मिनट, क्या लिखे हैं, 10 मीटर, 100 मीटर थी, ठीक है। समानता मकानों को 5 कमरे बनाए जाते थे। मकान में आंगन, रसोईघर, स्नानघर, कुएं, कुछ बड़े घोरे, शौचालय आदि सब कुछ व्यवस्था थे। ढकी हुई नालियाँ मिलती थी, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। अब आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल हड़प्पा 1921 में। इसकी खोज खुदाई रामबोस साहनी 1921 में रावी नदी के किनारे वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। यह पर निम्नलिखित वस्तुएं मिलती है: श्रमिक आवास, अन्नागार, लकड़ी का ताबूत और RH-37 कब्रिस्तान मिलता है। मोहनजोदड़ो 1922 में खोज हुआ। मोहनजोदड़ो की सभ्यता का उत्खनन 1922 में राखालदास बनर्जी ने किया। वर्तमान में सिंधु घाटी नदी के पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लाड़काना जिले में है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो को कहा गया। यहाँ पर निम्नलिखित वस्तुएं मिलती है: पुरोहित का आवास, अन्नागार, विशाल स्नानागार, घर, कुआं आदि, शिव कांसे से बनी हुई नर्तकी मूर्ति, सबसे चौड़ी सड़क जो लगभग 100 मीटर। चूहदड़ो, इसकी खुदाई गोपाल मजुमदार ने की थी। वर्तमान में चौदो सिंधु नदी के तट पर है, जो पाकिस्तान में स्थित। यह एकमात्र ऐसा शहर था जो दुर्ग रहित है और यहाँ पर
औद्योगिक शहर कहा जाता था। यहाँ पर निम्नलिखित वस्तुएं मिलती है, जैसे लिपस्टिक, शीशा, मन के बनाने गुड़िया, मन के बनाने वाले कुत्ते, बिल्ली, पैर निशान आदि सब मिलते हैं। फिर आते रोपड़। इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने किया और ये वर्तमान के पंजाब के सतलुज नदी के किनारे में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर मानव के द्वारा कुत्ते दफनाए जाने का प्रमाण मिलता है रोपड़ में। नवपाषाण काल में ऐसे भी सब बुर्जों में मिलता था। कहाँ? रोपड़ में। कालीबंगा, इसकी खुदाई बीके थापड़ बीबी लाल ने किया है, वो जो वर्तमान में राजस्थान के घग्गर नदी के किनारे है। अब आते हैं अगला है कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। यहाँ पर निम्नलिखित को वस्तुएं मिलती है, हर जुते हुए, कालीबंगा का निशान और अलकृत ईंटें, हवन कुंड, चूड़ी। कहाँ मिलता है? तो कालीबंगा में। धोलावीरा, इसकी खुदाई रविन्द्रनाथ सिंह बिष्ट ने किया था और यह गुजरात में है। ये कहाँ है? गुजरात में। यहाँ पर निम्नलिखित वस्तुएं मिलती है, जैसे स्टेडियम। सुदकोटा, इसकी उत्खनन जगपति जोशी ने करवाया, जो वर्तमान में गुजरात में मिला। यहाँ पर निम्नलिखित वस्तुएं मिलती है, घोड़े की हड्डियाँ, जो लोथल में सभ्यता का उत्खनन SR राव ने भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में रखवाया था। आगे आते दिख रहा होगा। उसके बाद है यहाँ पर निम्नलिखित वस्तुएं मिली है ना। यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ है? लोथल में। यहाँ घर के दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे, बस इसी में जो था वो सड़क की ओर खुलता था, बाकी सब कहाँ? सड़क की ओर ना होकर उसके पीछे खुलता था। ठीक है, बने रहिए, बहुत सा चीज़ सीखने को मिलेगा। आगे सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा के सेदव शादी सभ्यता या कांस्य युग सभ्यता भी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट, सिंधु घाटी सभ्यता को लिपि भाव चित्रात्मक थी और ये दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। दाएं से बाएं की ओर लिखा, अभी तक पढ़ी न जा सकी। सेदव घाटी सभ्यता कपास में सबसे ज़्यादा उत्पादक था, इसीलिए इसे यूनानियों को कपास के नाम से सीडोन में रखा गया। यह अर्थ है सेदवासियों का उपज। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि करते थे, उसे पशुपालन करते थे। यहाँ के मुख्य व्यवसाय व्यापार होता। इस सभ्यता के लोग माप तौल से परिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता मिट्टी के बर्तनों समानता लाल रंग का उपयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग मोहर, बहुत जानवरों का चित्र मिला, जैसे शेर का चित्र नहीं मिला। हड़प्पा सभ्यता मोहर में सेल खड़ी का इस्तेमाल रूप से किया जाता था। बाढ़ के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का खत्म होने गई है, इसे बात इतिहास में बताया गया। यानी इसका खत्म होने का इतिहास में क्या बताया? इसको बाढ़ से खत्म किया गया है, मतलब बाढ़ होने का कारण खत्म हुआ। आगे अगला आगे हम लोग इसके बारे में, वैदिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो एक चीज़ फिर से समझा देते हैं, तुम लोग कन्फ्यूज मत होना मेरे भाई। देखो यहाँ पहला सारा कुछ पहले पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग पढ़े हड़प्पा सिंधु सभ्यता। ठीक है, अग्र ऐतिहासिक में परिचित था, लेकिन इतिहास में प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक पढ़ेंगे। वेद भी इसी में पढ़ेंगे। ठीक है, वैदिक। आइए अब हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? वेद। आ जाओ भाई। वैदिक सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से पश्चात भारत के नवनीत भारत का विकास हुआ है। इसी से भारत का विकास हुआ ही, अर्थात वैदिक सभ्यता के लोग वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। वैदिक सभ्यता के वैदिक काल की जानकारी हमें मुख्यतः वेदों से प्राप्त होती है। वैदिक काल 1500 BC से 600 BC के बीच में। ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल कहा गया। ऋग वैदिक काल को पूर्व वैदिक काल भी कहा जाता है। ठीक है, इस काल की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। इस काल की जानकारी यजुर्वेद, सामवेद अर्थातवेद से मिलता है। वेद काल में आर्यों का आगमन जो हुआ भारत में, या आर्य भारत शब्द में जिसका होता था श्रेष्ठा आर्यों का मूल निवास होता था। मैक्स मुलर ने कहा आर्य जो है मध्य एशिया से आए। दयानंद सरस्वती ने कहा कहाँ से आए आर्य लोग? तिब्बत से। बाल गंगाधर ने कहा उत्तरी ध्रुव से आया। सब अलग अलग अपना अपना भाव बताते हैं। आर्य सर्वप्रथम पंजाब के एक अफगानिस्तान में आकर बसे और यहाँ से ग्रामीण सभ्यता थी। यहाँ आर्यों का भाषा संस्कृत थी। आर्यों का प्रशासनिक इकाई 5 भागों में बांटा गया।
कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। सबसे छोटी होती थी कुल। कुल वेदों की संख्या में 4 होते हैं। वेदों की संख्या 4: ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। इसमें 10 मंडल और 1028 परिसूक्त है और 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का रचना जो है विश्वामित्र ने किया था। ऋग्वेद के स्रोत का प्रार्थनाएं संचय मिलता है। ऋग्वेद ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या 10,580 है और इसमें कुल इसमें मंत्र जो है 118 दोहराए गए हैं। मंत्रों की कुल संख्या 10,462 है। यजुर्वेद को यज्ञ के नियमों का विधि विधान के संकलन मिलता है, जिसमें बलिदान के प्रति निमित्त मिलता है। सामवेद जो संगीत के लिए है, गान के लिए प्रचलित है। इसमें भारतीय संगीत का जनक कहा गया। इसमें संगीतमय या स्रोत माना गया है। याद रखो, ऋग्वेद जो है इसमें तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख विश्वामित्र है। 10 मंडल है परिसूक्त जिसको बोलता है। 4 तरह का रखा गया पुरुष को, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, ये सब। ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे। और यजुर्वेद क्या है? यज्ञों का है। सामवेद संगीतों का बारे में है। ठीक है, आगे आते हैं। अगला जो है हम लोग के पास आता है क्या? अथर्ववेद। एक मिनट इसका मोड़ है। आई अगला जो है अथर्ववेद। अथर्ववेद का अथर्व ऋषि के द्वारा रचित। इसमें से कुल 731 मंत्र, इसमें लगभग 6000 पद है। ऋग्वेद अथर्ववेद का संबंध चिकित्सा, तंत्र, मंत्र, वशीकरण, जादू टोना आदि से है। वेदों की संख्या 4 है। पुराणों की संख्या 18। सबसे पुरान मत्स्य पुराण है। उपनिषदों की संख्या 108 है। वेदांगों की संख्या 6 है। उपनिषद शासन शाब्दिक अर्थ होता है गुरुओं के समीप बैठना और सत्यमेव जयते मंत्र कुपोषणों से लिया गया है। ऋग्वेद काल में समाज 4 वर्गों में बांटा गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ऋग्वेद काल के वर्ण व्यवस्था के आधार पर विभाजित किया गया है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण जिसके पास वेदों का ज्ञान हो, ब्राह्मण। क्षत्रिय जो योद्धा से क्षत्रिय हो। वैश्य जो व्यापार करते हैं उसे वैश्य कहा जाता है। शूद्र जो श्रमिक के अर्थात सेवा करते हैं उसे शूद्र कहा जाता है। वैदिक काल का देवता इंद्र। यहाँ आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र है। इन्हें युद्ध का या वर्षा का देवता माना जाता है। इन्हें पुरंदर या किला तोड़ने का भी देवता इन्हीं को माना जाता है। अग्नि आग का देवता, वरुण वायु का देवता, सोम जंगल का देवता, मारुत तूफान का देवता, रुद्र यह सबसे क्रोध वाला देवता जो होता है रुद्र। ऋग्वेद की नदियाँ कौन कौन सी है जो प्राचीनतम में है और अभी क्या उसको नाम से जाना जाता है? जैसे सुदत्री जो सतलज, अकमनी जो चिनाब। ठीक है, एग्जाम में आ गया अकमनी चिनाब को। विपाशा व्यास को, कुंभा काबुल को, सदानीर गंडक को, सुवर्त स्वाति को, पुरुनी रावी को, विस्ता झेलम को, सरस्वती द्वादशवती घग्गर, कुंभू कुरम। ये सब पुराना नाम है, नया नाम है। तो ये आता है एग्जाम में। देखो जहाँ अकस्मनी चिनाब आया है, विपाशा व्यास आया है, सदा नीरा गंडक आया है, ये पुरुषनी रावी नदी को, विस्ता झेलम को कहा जाता है। ठीक है, सब एग्जाम में आया गया है। चलते हैं आगे की ओर। आगे आते हैं आगे क्या वैदिक काल के दर्शन के बारे में जानते हैं। वेद काल का दर्शन। वेद का उपनिषद को पढ़कर 6 ऋषियों ने अपना दर्शन कहा गया। इसके षड दर्शन कहते हैं: संख्या का दर्शन, न्याय का दर्शन, योग का दर्शन, वैश्विक दर्शन, उत्तर सीमा का दर्शन, पूर्व सीमा का दर्शन। तो संख्या का दर्शन को कपिल, न्याय के दर्शन को गौतम, योग को पतंजलि, विशेष को कनाद या भारतीय परमाणुवाद का जनक कनाद होता है। उत्तर सीमांत का होता था वादरायन और पूर्वी सीमांत का होता था जैमिनी। अब आते हैं ऋग्वेद काल का तथ्य। आर्यों का प्रमुख व्यवसाय पशुपालन। आर्यों में समाज में पितृत्मक होता था। हम लोग हड़प्पा में पढ़े, उसमें मुखिया कौन होता था घर का? मातृ सतात्मक। लेकिन ऋग्वेद में कौन होता है? पितृ प्रधान होता है। गायों का अध्याय जैसे नाम मारने जाने योग पशु की श्रेणी में रखा गया।
आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा, सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र होता था। आर्यों को खोजे जाने वाली धातु लोहा थी, लेकिन हड़प्पा में नहीं मिलता है लोहा, हड़प्पा तांबे। ऋग्वेद में सरस्वती नदी के सबसे महत्वपूर्ण पवित्र मानी गई है। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार, यमुना का उल्लेख 3 बार और सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार किया गया है। अब आते हैं उत्तर वैदिक काल का महत्वपूर्ण तत्व। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के बजाय प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता माना गया है। वह उत्तर वैदिक काल में वन व्यवसाय जैसे बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे, जैसे यव, जो, वाही, धान, माड़, उदय, गुदग, मूंगा, गोधूम, गेहूँ, मसूर आदि खननों का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। उत्तर वेद में ग्रंथों में लोहे के लिए लोहे अयस्क या कृष्ण अयस्क के शब्द का प्रयोग किया गया है। और अंतर्जी खेड़ा में पहली बार कृषि का संबंध लौह उपकरण से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब यही सब छोटा छोटा ग्राम योग मिला मिला के एक क्या बना देता है, बड़ा बना देता है। वो सब बड़ा होकर क्या बन जाता है, तो महापद काल। अब आते हैं महापद काल, इसको कहा जाता है। अब यही महापद काल जो है छोटा, ठीक है, जैसे कुल होता था, ग्राम होता था, फिर ग्रामिक होता, ऐसे करते ये धीरे धीरे बन। जैसे यहाँ देखो, सबसे होता था कबीला के बाद ग्राम से बना जन से बना जनपद से बन गया महाजनपद, यानी महाजनपद में बहुत सारे इलाके। जनपद 6ठी शताब्दी के ईसा पूर्वी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी बिहार के लोक व्यापार में प्रयोग होने वाला सबसे बड़ा प्रदर्शनी था। जनपद के राज्यों का निर्माण के लिए उपयुक्त परिस्थिति बनाई गई है। लोहे के हथियार के कारण में योद्ध वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। खेती के लिए अन्य औजार जैसे उपकरण से किसान अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज पैदा करने के लिए अब राजा अपने सेना प्रशासनिक प्रयोजन के लिए इन्हें अतिरिक्त अनाज को एकत्रित करवा सकता था। लोगों को जब प्रबल निष्ठा और अपने जन या कबीले के प्रति थी, तो वहाँ अब अपने जनपद को या महाजनपद के प्रति हो गई। जैसे कबीला से ग्राम से जन से जनपद से महाजनपद। उस समय के साहित्य स्रोतों से हमें कुल 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। उसी जनपद के स्रोतों को बौद्ध ग्रंथ तर्क के अनुकाय निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों का समय हुआ करते थे। अब आइए वर्तमान में 16 महाजनपदों की स्थिति के बारे में जानते हैं। बिहार में 3 है, उत्तर प्रदेश में 8 है, राजस्थान में 1 है, मध्य प्रदेश में 1 है, दक्षिण भारत में 1 है, भारत में 2 है, भारत से बाहर 2 है। अब उसी के बारे में जानते हैं। 16 महाजनपद की स्थितियाँ निम्नलिखित है। देखो, पहला बिहार में 3 थे, तो मगध, अंग, वज्जी ये 3 है। सबसे शक्तिशाली मगध था। मगध जो गिरि ब्रज या राजगिरी, ठीक है, ये भागलपुर मुंगेर के बिहार के सबसे शक्तिशाली महाजनपद है। ठीक है, अब आते हैं अंग जो है चंपा, ये पटना गया बिहार में है। और वज्जी ये वैशाली के मुजफ्फरपुर के आसपास बिहार में ही है। वज्जी जनपद में 8 जनपदों का संघ था, जिसमें मुख्य जनपद लिच्छवी। एक ऐतिहासिक प्रमाण के अनुसार लिच्छवी में भी एक विश्व का सबसे पहला गणतंत्र यानी रिपब्लिक स्थापित किया गया है। इसमें वैशाली। तो ये 3 जो है ये कहाँ ये स्थित किया गया, इसको याद रखो। मगध, राजगिरी या गिरिब्रज, ठीक है। अंग चंपा देखो यहाँ भी ना है, यहाँ भी ना। अंग चंपा, वज्जी वैशाली, वज्जी वैशाली, ठीक है। तो ये भी वहाँ से है, ये भी वहाँ से, यहाँ से ये मगध का राजगिरी और ये सब जानता है। अब आते हैं यूपी का होता है काशी वाराणसी के आसपास में उत्तर प्रदेश में है।